नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 3 के अंतर्गत हम संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनकी विवेचना हमने प्रारंभ कर दी थी। पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसको प्रारंभ किया था। आज भी हम उस विवेचना को आगे जारी रखेंगे और आज हम इस विवेचना का चतुर्थ भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। तो मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष के विचार हैं उसके संदर्भ में हमारी जो पूर्व के व्याख्या थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मार्क्स ने यह बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में संपत्ति का बहुत महत्व होता है और किस प्रकार जो पूंजीपति की जो आर्थिक शक्ति है वह राजनैतिक सत्ता में परिवर्तित हो जाती है और कैसे राज्य फिर पूंजीपति के हितों के साधन का यंत्र बन जाता है, टूल बन जाता है, और कैसे जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो पूरे समाज का दो परस्पर विरोधी वर्गों में ध्रुवीकरण करती है। इस क्रम में फिर मार्क्स ने एक नई अवधारणा पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में हमारे सामने रखी जिसे उन्होंने नाम दिया सरप्लस वैल्यू। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति होता है वह उद्योगों का मालिक होता है, उद्योगों का स्वामी होता है, उनका उद्योगों पर नियंत्रण होता है। वही श्रमिक जो होता है उसका उद्योगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वह औद्योगिक इकाइयों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में पूंजीपति के लिए काम करता है, मेहनत करता है, श्रम करता है और अपने श्रम से वस्तुओं का उत्पादन करता है। वह जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है उनका बाजार में निश्चित मूल्य होता है। अब श्रमिक दिन भर एक दिन में जितने घंटे काम करता है उन घंटों में वह अपनी मेहनत से वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका कुछ मूल्य बाजार में होता है। तो उसी मूल्य के अनुसार उसको प्रतिदिन श्रम मूल्य दिया जाता है या मजदूरी दी जाती है। अब मार्क्स ये कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई श्रमिक उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में 8 घंटे काम करता है और बदले में पूंजीपति उन्हें अगर 300 रुपये प्रतिदिन देता है तो वास्तव में 300 रुपये के बराबर श्रम या 300 रुपये के बराबर मूल्य तो वो 2 या 3 घंटे के काम में ही पैदा कर देते हैं। शेष 5 घंटे वो जो काम करते हैं और उससे जो मूल्य उत्पादित होता है वह मूल्य श्रमिक को नहीं मिलता है। यह मूल्य पूंजीपति लाभ के रूप में अपने पास रख लेता है। तो ये जो मूल्य है जो वह श्रमिक को नहीं दे करके अपने पास रख लेता है, अर्थात श्रमिक जो श्रम मूल्य उसे प्राप्त हो रहा है उसके अतिरिक्त जो रोज़ मूल्य उत्पादित कर रहा है उसे ही मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। और यही अतिरिक्त मूल्य, यही सरप्लस वैल्यू वास्तव में श्रमिक के शोषण का सबसे बड़ा अस्त्र पूंजीपति के पास होती है। श्रमिक के शोषण का सबसे बड़ा साधन पूंजीपति के पास होता है, अर्थात पूंजीपति जो श्रमिक है उसको उचित श्रम मूल्य नहीं देता है, उसे जो श्रम मूल्य देता है उससे कहीं ज़्यादा श्रम वो उससे करवाता है और जो वह अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है उसे वह अपने पास रख लेता है। तो आप समझ सकते हैं विद्यार्थियों कि अगर हम मार्क्स की व्याख्या या मार्क्स की दृष्टि से देखें तो प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में श्रमिक अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करके पूंजीपति को देते हैं और पूंजीपति उनसे लाभ कमाता है। तो यह जो अतिरिक्त मूल्य है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है कि इस अतिरिक्त मूल्य के ज़रिए जो पूंजीपति है वो श्रमिक का शोषण करता है। अब जो अगला बिंदु वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स कहते हैं पॉपराइजेशन। पॉपराइजेशन मतलब अतिशय निर्धनता, अतिशय गरीबी।
As capitalism grows, the condition of the worker worsens. The harder he works and the more he produces, the worse his economic condition gets. He is not able to fulfill even his basic needs. Thus, he is forced to lead a wretched life. तो फिर मार्क्स कहते हैं कि जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कि जहां श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता, और दूसरी तरफ पूंजीवाद जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, और पूंजीपति जो है वह वस्तुओं को भारी दामों में बाज़ार में बेचता है, और जो मजदूर है उसकी जो श्रम मूल्य है, उसकी जो मजदूरी है, उसको उसी अनुपात में नहीं बढ़ने देता, ताकि उसका जो लाभ है वह निरंतर बढ़ता ही रहे। तो उसका परिणाम क्या होता है कि मजदूर की गरीबी बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा अमीर पूंजीपति होता है उतना ही ज़्यादा गरीब श्रमिक हो जाता है। वह जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उतना ज़्यादा लाभ जो है वह पूंजीपति को होता है, और जिस वस्तु को वो अपनी मेहनत से अपने खून पसीने से उत्पादित करता है वही वस्तु जब उसे बाज़ार से बहुत ऊंचे दामों पर ख़रीदनी पड़ती है। तो परिणाम स्वरूप होता यह है कि जो श्रमिक है उसकी स्थिति अत्यंत विकट हो जाती है। वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी अक्षम हो जाता है, और एक बहुत ही दयनीय स्थिति में उसे अपना जीवन गुजारना पड़ता है। तो मज़दूर की ये जो स्थिति है जिसमें उसका लगातार शोषण होता है, आपके मन में एक विचार यह आ सकता है ऐसी स्थिति में कि अगर श्रमिक का पूंजीपति शोषण कर रहा है, उसे अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं दे रहा है, तो श्रमिक स्वतंत्र है, वह पूंजीपति को छोड़कर जा सकता है। तो इस संबंध में आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि श्रमिक ऊपरी तौर पर स्वतंत्र दिखाई देता है इस व्यवस्था में, लेकिन वास्तव में वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि श्रमिक अगर एक पूंजीपति को छोड़कर जाएगा भी तो उसे दूसरे पूंजीपति के पास जाना पड़ेगा। दूसरा पूंजीपति भी वही लाभ कमाने का प्रयास करेगा। तो शोषण तो श्रमिक का हर स्थिति में होना ही है। उसके पास केवल यह फ्रीडम होती है, यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपना शोषक बदल दे। शोषण तो इस व्यवस्था में उसका होना ही है, क्योंकि जो पूंजीपति है वह अपना लाभ श्रमिक का शोषण करके ही कमाता है। तो इसलिए जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह श्रमिक के लिए कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। तो इसके बाद जो अगली जो विशेषता है क्लास स्ट्रगल की, उसके बारे में बात करते हुए कार्ल मार्क्स एक नई अवधारणा और हमारे सामने रखते हैं, और वह है एलियनेशन या अलगाव। By alienation, Marx refers to the mental condition of the worker. The worker puts his labor and sweat to produce goods, but the same goods that he produces stand up against him as tools of his exploitation and oppression. He thus feels removed from the process of production, from the goods produced, from the community and from self. तो मार्क्स फिर कहते हैं कि जब मज़दूर की जो स्थिति है शोषण के कारण निरंतर प्रतिदिन उसका जिस प्रकार शोषण होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो श्रमिक है उसकी अलगाव की स्थिति होने लगती है। अलगाव क्या है? यह एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जिसमें श्रमिक उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से, उत्पादन के पूरे संगठन से किसी भी तरह का जुड़ाव या लगाव महसूस नहीं करता, बल्कि एक विलगाव का अनुभव करता है, एक अलगाव का अनुभव करता है, और वह उसके साथ किसी भी तरह का जिसे कहते हैं जुड़ाव महसूस नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उससे उसे एक तरह की आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, एक रचनात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है। जब कोई श्रमिक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह उसमें अपना श्रम, अपना खून पसीना, अपनी आत्मा डालता है और तब वस्तु का उत्पादन करता है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था जिस प्रकार से श्रमिक का शोषण करती है, उसके परिणाम स्वरूप श्रमिक 8-9 घंटे अपने जीवन के प्रतिदिन जिस काम को देता है उस काम में ही उसकी कोई रुचि नहीं होती है, उससे उसे किसी प्रकार की आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है, एक बार जब वस्तु उत्पादित हो जाती है तब उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, उस पर अब पूंजीपति का नियंत्रण हो जाता है।
तो वही जो उसके द्वारा उसकी मेहनत का जो प्रोडक्ट होता है, उसकी मेहनत का जो उत्पाद होता है, वह अब पूंजीपति के हाथों उसके ही शोषण का अस्त्र बच जाता है और इस कारण जो उत्पादित वस्तु है उससे वह अलगाव महसूस करता है। पूंजीपति के निर्देशों के अनुसार ही जो श्रमिक है उसको काम करना होता है और मार्क्स कहते हैं कि जिस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जिस तरह की औद्योगिक स्थितियां होती हैं, उद्योगों में कार्य की स्थितियां होती हैं, उसमें श्रमिक की कोई भूमिका नहीं होती कि वस्तु को किस तरह से बनाया जाना है, कितनी संख्या में उत्पादन किया जाना है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना है, उत्पादित वस्तु का बाज़ार में क्या मूल्य होगा। इन सब निर्णयों को लेने में, इन सब बातों को तय करने में श्रमिक की कोई भूमिका नहीं होती। तो वह उत्पादन की प्रक्रिया से भी अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मशीनों पर कार्य करते करते और रोज़ वस्तुएं उत्पादित करते करते श्रमिक स्वयं एक बहुत ही निरी वस्तु बनकर रह जाता है। तो इस तरह से वह कहते हैं कि न तो वस्तु से उनको कोई लगाव होता है और न ही उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से वह किसी प्रकार का लगाव महसूस करता है। चूँकि वे कहते हैं कि अपने काम से उसे किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं मिलती है और न ही अपने काम के ज़रिए जो वो जीवन निर्वाह के लिए जितना वो श्रम मूल्य प्राप्त करता है, उससे वह अपने जीवन का निर्वाह करना उसके लिए संभव नहीं होता है। वह अपने परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी नहीं कर पाता है, इसलिए वह बहुत एकाकी हो जाता है, उसके अंदर कुंठा और अवसाद उत्पन्न होने लगता है और वह समाज से, कम्युनिटी से, समुदाय से भी अलगाव महसूस करने लगता है। उसे किसी भी प्रकार का आनंद समुदाय में रहते हुए नहीं आता है और चूँकि उसके भीतर स्वयं को लेकर के भी हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, इस कारण वह स्वयं के प्रति भी लगाव महसूस नहीं करता, अर्थात वह स्वयं से भी अलगाव महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने निरंतर हो रहे शोषण और अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण अलगाव की स्थिति का अनुभव करता है और यह अलगाव वस्तु से होता है, उत्पादित वस्तु से होता है, उत्पादन की प्रक्रिया से होता है, समुदाय से भी होता है और स्वयं से भी हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो व्यवस्था है वह इतनी शोषणकारी व्यवस्था है कि यह श्रमिक को अत्यंत निरीह और दयनीय स्थिति में ले जाती है। क्लास सॉलिडारिटी एंड एंटागोनिज्म्स, वर्ग एकता और विरोध। With the advancement of capitalism, the misery of the working class increases, their numbers and concentration increase too. It is then that they understand the real cause of their misery. Marx calls this class consciousness. This consciousness brings solidarity among the workers, and while they become more homogeneous, the antagonism between classes reaches its peak. The workers then begin to organize and wage a decisive war against their common enemy, the capitalist. तो फिर अगली बात वो कह रहे हैं वर्ग एकता और विरोध या आक्रोश। तो मार्क्स कहते हैं कि जब मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है तब उनके भीतर धीरे धीरे आक्रोश भी पनपने लगता है, असंतोष भी पनपने लगता है। याद कीजिए डायलेक्टिक्स का वह नियम कि जो परिवर्तन होता है पहले मात्रात्मक होता है, मात्रा में बढ़ता है और फिर जब वो अपने चरम पर पहुंचता है तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो उसी संदर्भ में हम इसको देखें तो हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। तो जब मज़दूरों की स्थिति अत्यंत निरीह और दयनीय हो जाती है और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते, दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तब मज़दूरों में
असंतोष उत्पन्न होने लगता है। और जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता है वैसे वैसे जो मज़दूरों की संख्या है वो भी बढ़ती चली जाती है। जो कमज़ोर जो छोटे उद्योगपति हैं वे बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं और वो भी मज़दूरों की रैंक्स में शामिल हो जाते हैं। और कारखानों में और उद्योगों में भारी संख्या में जो श्रमिक हैं वो रोज़ एक साथ मिलते हैं और मिल कर के मशीनों पर काम करते हैं और एक दूसरे की व्यथा को देखते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को अनुभव करते हैं। और निरंतर जब वो एक दूसरे को इस तरह से पीड़ित और दुखी देखते हैं तब वे आपस में अंतर्क्रिया के द्वारा समझते हैं कि उन सभी के दुख जो हैं, उन सभी की व्यथा जो है वो लगभग एक समान है। और धीरे धीरे परस्पर अंतर्क्रिया से उनमें ये चेतना जागृत होती है कि उनके समस्त दुखों का कारण पूंजीपति के द्वारा किया जाने वाला शोषण है। तो यह जब उनके अंदर इस बात की चेतना आती है कि वे सब समान रूप से पीड़ित हैं, समान रूप से शोषित हैं और उनका शोषण करने वाला वो पूंजीपति है, तो मार्क्स कहते हैं कि उन्हें अब अपना वर्ग हित समझ में आने लगता है, उन्हें अपने क्लास इंटरेस्ट की जानकारी होती है और उनमें एक क्लास कॉन्शियसनेस, एक जैसा होने की जो चेतना है वह पैदा होती है। तो ये जो क्लास कॉन्शियसनेस है वो टर्निंग पॉइंट मार्क्स मानते हैं कि जिस दिन मज़दूरों में अपने वर्ग की चेतना पैदा होती है, वे ये समझते हैं कि वे सब एक समान रूप से पीड़ित हैं और उनका जो दुश्मन है वो पूंजीपति है और इसलिए उन्हें पूंजीपति के विरुद्ध संगठित होना है। अपनी जो छोटी मोटी परस्पर विद्वेष की भावनाएं हैं, जो आपस की प्रतिस्पर्धा है, जो आपस की ईर्ष्या भावना है, उसको समाप्त करना है और सबको मिल करके अपना जो कॉमन दुश्मन है, जो समान शत्रु है, उसके विरुद्ध एकजुट होना है और अपने वर्ग हितों की सुरक्षा करनी है, अपने क्लास इंटरेस्ट की सुरक्षा करनी है। तो यह चेतना जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है समाज में बदलाव, चेंज के लिए। तो मार्क्स कहते हैं कि यह क्लास कॉन्शियसनेस, यह वर्ग चेतना तब श्रमिकों में आती है और वे परस्पर एकजुट होने लगते हैं। इस चेतना के परिणाम स्वरूप जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वह एक होने लगते हैं, संगठित होने लगते हैं। तो वर्ग के भीतर एकता पैदा होती है और जो दो वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, उनके बीच में एंटागोनिज्म्स, उनके बीच में जो विरोध है, उनके बीच में जो आक्रोश है, वह निरंतर बढ़ता चला जाता है। और अब जब क्लास कॉन्शियसनेस श्रमिकों के भीतर आ जाती है तब मार्क्स कहते हैं अब हम परिवर्तन के पहले चरण पर पहुंच जाते हैं, जब कि अब समाज में बदलाव की जो हवा है वह बहना शुरू हो जाती है। वर्ग संघर्ष की ये जो विवेचना है कार्ल मार्क्स की, इसको अभी हम आज के लिए बस यहीं रोकते हैं। हम इस विवेचना को अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।